नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं वकालत 24। जब यूसीसी का ड्राफ्ट आया था तब हमने उस पर एक चर्चा की थी। अब उत्तराखंड के हाउस में उसे पास कर दिया गया है। अब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके इंप्लीमेंटेशन पे बात चल रही है। अब जब इसको पेश किया गया, जब इसकी जानकारियां डिटेल में और सामने आई, तो लोग अब इसके पर्टिकुलर सेक्शंस को उठा के, पर्टिकुलर प्रावधानों को उठा के बातचीत कर रहे हैं, इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करना। सरकार उसे अब देखेगी। यानी हमने आपको बताया था कि कैसे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने लोकल रजिस्ट्रार को, अगर आप उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो। इसके ऊपर कई पेज हैं। पेज कुछ ऐसे हैं कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, अपना बयान देना होगा, फिर वो जो आपका बयान है आपके लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचेगा, फिर पुलिस स्टेशन छानबीन करेगी, पड़ताल करेगी और 30 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर आपने जो डिक्लेरेशन दिया है उसमें गलत जानकारियां दी हैं तो आपको जेल हो सकती है, 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपकी उम्र 21 साल से नीचे है तो लेटर आपके घर पे जाएगा, आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। अब सर, ये जो प्रावधान है इसको लोग बोल रहे हैं कि सरकार लोगों के बेडरूम में घुसना चाहती है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है। एक ऑथोरिटेरियन अंकल के तौर पे सरकार खुद को रिप्रेजेंट कर रही है उत्तराखंड में। ये कहां किस हद तक सही है? और ये जो कमेंट सोशल मीडिया पे खासकर नेटिजन्स जो आजकल कमेंट कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने 377 पे फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यही बात कही गई थी। जब भी राइट टू प्रिवेसी की बात आती है तो इस तरह की बातें आती हैं कि सरकारों को कितना दखल देना चाहिए, शासन को कितना दखल देना चाहिए। अब यहाँ पर इसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक पहलू भी है और एक नकारात्मक पहलू। आप नकारात्मक पहलू की बात कर रहे हैं कि जब किसी को लिव इन में रहना होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो बात तो सही है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया, इसका मतलब कि जब आप जाते हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा हु आर यू, आप कहां से हैं, आपकी उम्र क्या है, और ये जानकारी आपके घर वालों को भेजी जाएगी। इसके तो ये तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार दखल दे रही है जी। और यहीं पर कि जैसे लोगों को ये बताने में दिक्कत होती है जब लैंडलॉर्ड के पास मकान के लिए जाते हैं तो वहां बताने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव हो सकता है, लेकिन सामान्यतः पता चला कि लड़का लड़की दोनों को साथ में रहना है तो वहां जाकर के लोग बताते नहीं है। वहां जाके कहेंगे कि मेरी दूर की बहन है, मेरी चचेरी बहन है, ऐसे रिश्तेदार है, ऐसा करके, और बहुत ही मनाना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, इसलिए कि अभी भी अपने समाज में लोग लिव इन को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो दिक्कतें भी होती हैं और दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह होती है इसलिए कि सामने वाले को आपका स्टेटस क्लियर नहीं है कि आप हैं कौन। सामान्यतः लोग जानते हैं कि शुरू में लोग दूर के भाई बहन का होते हैं और बाद में कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ दिक्कतें होती है तो पता चला कि नहीं भाई बहन तो नहीं थी, तो लिव इन में रह रहे थे, ऐसा करके। वो तब होता है जब विवाद की स्थिति आती है। कई बार आपने ये भी देखा कि लिव इन पार्टनर्स ने उनके साथ मार पिटाई कर दी। कई बार इतना ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि हत्या कर दी गई, फेंक दिया गया। कई बार ये भी खबरें आ गई कि काट दिया गया। तो जब आप इन चीजों को देखेंगे, इन चीजों को कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो फिर आपको समझ में आएगी बात कि रजिस्ट्रेशन क्यों अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से एक बात हो गई कि आपकी पहचान स्पष्ट होगी। नाम बदलकर लोग लिव इन में रहते हैं, नाम बदलकर लड़कियों के साथ लोग फ्लर्ट करते हैं। आप अगर समझा सके समझाइए, लेकिन आपने देखा कि कई बार ऐसी घटनाएं आई कि पता चला कि कुछ दिन रहने के बाद, लंबे समय तक रहने के बाद पता चला कि नहीं वो तो पहले बता चुका था कि वो शादीशुदा नहीं है। पता चला कि वो तो शादीशुदा था कितने सालों, या वो दूसरे धर्म का था और यहाँ पर किसी और नाम से, अपने नाम से और पहचान से रह रहा था। अहमद हो गया। हाँ, अमन अहमद हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंपलसरी होगी तो आपको ये सब दिक्कतें जो है, मेरे हिसाब से ये दिक्कत तब नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक चीज है, इसको इस लिहाज से देखे जाने की जरूरत है। अब बात आ गई कि ताक झांक। तो ताक झांक तो
आपके 21 साल से नीचे के जीवन में, बचपन से ताक झांक का हमारा समाज जो है, ये कहते हैं गांव का समाज जो होता है वो ज्यादा बेहतर है। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि गांव में ताक झांक की ज्यादा रवायत है, मतलब ज्यादा परंपरा है। यहां पर आप मेट्रो सिटीज में रहे, गांव से दूर रहते हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। पड़ोस के अंकल की बेटी या बेटा कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको भी कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन गांव में चिंता रहती है कि कहीं हमारे सामने वाले शर्मा जी वर्मा जी जो भी हैं वो कहीं देख तो नहीं रहे, ऐसा कुछ करके। तो वो एक लिहाज जो होती है वो वहां होती है। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के समाज में अलग तरह की दिक्कत होती है, बच्चे अलग अलग तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे समझिए। और रेगुलेशन, हमेशा से जब रेगुलेशन जो होता है किसी भी चीज में, तो उसमें अच्छी बातें आती हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत बुरी बातें तो भी उनके जो हाँ, तो ब्राइटर जो पक्ष है उसको देखे जाने की जरूरत है। सर मेरा एक और कंफ्यूजन ये भी है कि रेंट एग्रीमेंट की बात हम करते हैं। रेंट एग्रीमेंट, जैसे मैं भी रेंट पे रहता हूँ दिल्ली में, तो मेरे साथ जो मेरे 2 रूम पार्टनर्स हैं, हमने मिलकर रेंट एग्रीमेंट बनवाया। लैंडलॉर्ड हर साल उसे रिन्यू कराता है, अगर रेंट बढ़ता भी है तो उसमें भी हमारे इन्फॉर्मेशन की, लाइक हम कहाँ से हैं, हमारा आधार कार्ड, सारी डिटेल्स वगैरह वो लेते हैं हमसे। तो क्या सरकार ये नहीं कर सकती थी? क्या रेंट एग्रीमेंट के कानून को और ज्यादा क्लेरिफाई करती और कुछ उसमें रूल्स डालती? आप एक अलग से कानून लेके आते हो कि आप उसे रेगुलेट करोगे। मैंने ये भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले साल आया था, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस ने, उस याचिका को खारिज किया था, फटकार लगाई थी। जो याचिका करता था उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी थी कि ऐसे यूनिफॉर्म रेंट एग्रीमेंट का उसके लिए जो डिमांड थी। इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची थी कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार को कोई लॉ बनाना चाहिए या फिर कोर्ट को उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस पे उन्होंने फटकार लगाई थी। ऐसा भी कुछ हुआ तो ये वही तो है। अब जरा सोच के देखिए, आप जैसे आप कह रहे हैं कि रेंट के कानून बदल देते हो या उसी में कुछ, रेंट इज समथिंग एल्स। आप लिव इन के कानून और लिव इन का मतलब समझिए। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को भी पता ही है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि एक लड़का और एक लड़की जिन्होंने तय किया कि हम साथ रहेंगे, हम साथ रह सकते हैं, हम साथ रहेंगे, लेकिन वो किसी वजह से या इस टू अर्ली की शादी में वो जाएं, वो समझना चाहते हैं, साथ में रह करके एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने साथ अफेयर में बेसिकली लिव इन मतलब अफेयर में। हाँ, और पता नहीं, हम तो थोड़ा सा उसके पहले वाले में आ गए। हमारे समय में कम होता था, आप लोगों के समय में सबसे ज्यादा। मुझे लगता है कि आप लोगों की चिंता मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और आप अपने उम्र के, हम उम्र लोगों की चिंता उनके मन में जो जितने सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल पूछे हैं, जितने उनके मन में सवाल होंगे उनको आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहाँ दिक्कत हो सकती है और कितना अच्छा है और कितना बुरा है। बट इतनी सी बात समझिए कि पहले क्या होता था, एक लड़का और एक लड़की अपने मन से जैसे हुआ, लड़के ने जाके घर ले लिया जी, फ्लैट ले लिया। बाद में कोई लड़की आती है, उसको इंट्रोड्यूस कराता है कि हमारी दूर की बहन है या ऐसा कुछ करके, और अंकल आंटी जो लैंडलॉर्ड है उनको समझा देना होता है और उसके बाद वो रहना शुरू कर देते हैं। जब तक कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आता है, जब कोई दिक्कत नहीं आती है, तब तक तो ठीक होती है। लेकिन पता चला कि कुछ दिन साथ रहने के बाद उन लोगों में मतभेद होता है, लड़का तय करता है कि नहीं, अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना है, और उसके बाद से वो जैसे मना करता है कि हम साथ नहीं रह सकते, तब तक पता चला कि लड़की इमोशनली बहुत कनेक्ट हो चुकी होती है। फिर वो क्या करती है, ऐसे तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट तक मामले आए कि वो कहती है कि भाई इन्होंने कहा था, पहले कहा था कि शादी करेंगे, अब ये, और इस दौरान अब ये मना कर रहे हैं, और इस दौरान उनके शारीरिक संबंध भी हुए जी। अब वहां पर दिक्कत क्या है, फिर उसने रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया, निचली अदालत, बेचारा जेल चला गया, निचली अदालत से वो नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली, मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है और सालों निकल जाते हैं। तो आप सोचो कि एक पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी वाला लड़का या नया नया करियर स्टार्ट किया हुआ है, नई नौकरी है जी, वो लड़का अदालती चक्कर में फंस चुका है। अब यहां पर जैसे आप लिव इन का डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो हरासमेंट का मसला है वो कम हो जाएगा। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब इसके लिए और डेप्थ में कानून बनाए जाएंगे, सेक्शंस लिखे जाएंगे, तो उसमें
जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा उसका एक फॉर्मेट तय किया जाएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी आप उस टाइम कबूल करोगे कि अभी आप तो साथ रह रहे हो लेकिन फ्यूचर में हमें शादी करनी है या नहीं करनी इसके बारे में नहीं सोचा। वो पुलिस पूछने के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये भी कह दिया कि हम फ्यूचर में शादी कर भी सकते हैं, हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। और जब कर सकते हैं कर नहीं सकते हैं, तो आपने यह जब आप अगर आप एकदम अगर श्योर हैं कि कर ही सकते हैं तो आप बोल दीजिए, तब तो लिव इन में रहने कोई मतलब नहीं, फिर शादी कर लो ना फिर। अब जैसे स्कूल में रहते हैं, मतलब स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, हाँ, कैसे शादी कर लेंगे? हाँ तो ठीक है, तो ये बात मुझे नहीं लगता है कि, और क्योंकि अभी सर जो आपने अब ये वाला केस बोला कि लड़की एलिगेशन लगा देती है, फिर पहले लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर ये मामला काफी दिनों तक पेंडिंग रह जाता है। तो अगर जो सेल्फ डिक्लेरेशन वो देंगे, जो अपना स्टेटमेंट देंगे, अगर उसमें ये बात लिखी होगी कि हाँ हम अभी साथ रह रहे हैं लेकिन हम आगे फ्यूचर में शादी करेंगे या नहीं करेंगे ये तय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही उसे आप नहीं, और ऐसे भी देखो ना, आप लिव इन का मतलब ही जो है, लिव इन का मतलब ही है कि यू आर नॉट श्योर कि वेदर यू आर गोइंग टू मैरिज। अब नहीं ये उसमें अंडरस्टूड सी बात है, आप उसे डिक्लेयर कर, अगर आप वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लिव इन में रहने जा रहे हैं, इसमें इनहेरेंटली ये बात छिपी हुई है कि शादी कर भी सकते हैं नहीं भी कर और नहीं भी कर सकते हैं, और ये बात भी उसमें है कि ये साथ रहेंगे तो ये पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। तो अब एक बात हो गई कि ये जो लिव इन है, अब ये एक शब्द होता है अकीन टू मैरिज, ये शादी नहीं होगी लेकिन शादी की तरह होगी। पहले भी था हालांकि कि अगर रहने के दौरान इस दौरान बच्चा पैदा हो जाता है जी तो बच्चे का राइट बनता है। लिव इन में रहने के बाद लड़की के साथ उस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होता है जो पत्नी को मिलता है। तो इसमें क्या अंतर होगा? अंतर बस इतना होगा कि सेपरेशन के लिए आपको कोई लीगल बैटल नहीं लड़ना, कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। हालांकि बातें आगे बढ़ेंगी तो अलग तरह की लड़ाई होगी कि मान लो कि 10 साल तक कोई लिव इन में रह गया और 10 साल के बाद अचानक आपकी तीसरी आंख खुलती है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि नहीं मैं गलत पार्टनर के साथ रह रहा था या रह रही थी, मुझे नहीं करना है, इतना आसानी से वो फिर आपको जाने नहीं देगा। तो वो अलग तरह का लिटिगेशन, अलग तरह की शुरुआत होगी, अलग तरह का लिटिगेशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से बेहतर है कि लड़का या लड़की जी आसानी से निकल सके, अनावश्यक हरासमेंट नहीं झेलनी पड़े। तो मुझे लगता है कि इसको इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात एक और कि इस रेगुलेशन मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार लेके आई होगी तो उसके दिमाग में ये बात जरूर होगी, अधिकारियों की और मुख्यमंत्री की, और जो लाने को सोच रहे हैं पूरे देश में लागू होने की बात हो रही है, बाकी जगह ड्राफ्ट काम हो रहा है, कि ऐसा करने से मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि इससे लिव इन में रहने वालों की तादाद मतलब इससे हतोत्साहित होंगे, कम होंगे। इसलिए कि देखो बहुत जिगरा चाहिए ये डिस्क्लोज करना, ऐसे जाके साथ में रह लेना, सो जाना, ये अलग बात है, लेकिन जाकर के प्रशासन को बता देना और ये बता भी नहीं देना। यहाँ पर बहुत लोग लिव इन में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में बहुत लोग रहते हैं, आईटी बेंगलुरु में बहुत ऐसे लोग रहते हैं, और घर वालों को पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि घर वाले पता चला कि 6 महीने साल भर बाद या 2 साल बाद घर वाला मम्मी आती है बेटे से मिलने, तो पता चला कि उसकी फ्लैटमेट है कोई, जो पता चला कि वो साथ में रहते हैं। अब वो वाली बात तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाएगा। अब सोच के देखो कि जो एक लड़का जो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पेरेंट्स को बताने में, और वो यहाँ रह रहा है, रहने को सोच रहा है, अपने वो जाकर के बताएगा वहां प्रशासन को, रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएगा और उसके पापा को पता चलता है कि सुनो शर्मा जी तुम्हारा बेटा जो है सो हाँ ये फला नाम की लड़की के साथ जो यहाँ की रहने वाली है, उनकी बेटी है, उसके साथ ये लिव इन रहने जा रहा है, तो पहली बात तो उनका कान पहले खड़ा हो जाएगा कि लिव इन में ये क्या होता है। अभी भी हमारे समाज में जो हमारे बाद पहले वाला जनरेशन है वो लिव इन के लिए इन चीजों को बहुत स्वीकार नहीं करते, किसी में नहीं है, अभी भी नहीं है उन लोगों के लिए। और फिर तो ये बड़े उसके लिए कल्चरल शॉक तो बहुत मुझे लगता है कि, तो ये बात अपने पेरेंट्स को बताना बहुत बड़ा टास्क है। आप सोच के खुद अपने बारे में सोच करके देखो तो ये इतना आसान नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि लोग अरे यार कौन बताने जाए, तो छुप छुपा के मिल लेंगे। साथ में रहने वाले में मुझे लगता है कि सर उत्तराखंड का तो मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी अगर मैं आपसे करूं तो उत्तराखंड का तो चलिए मानता हूं कि उसकी इकोनॉमी टूरिज्म पे टिकी हुई है, वहां पे
ज्यादा कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वगैरह। लेकिन मैंने सुना कि एक कमेटी मध्य प्रदेश में बनाई गई है, एक कमेटी गुजरात में बनाई गई है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पे भी कंपनीज है, लोग काम करते हैं, बाहर से लोग, इंदौर मान लीजिए, अहमदाबाद मान लीजिए, गुजरात का, वहां पे अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो वहां जो अभी आपने सिचुएशन बताई भगदड़ मचेगी वहां पे, वहां से तो और आवाज उठेगा कि भाई ये क्या लेके आ गया आप, क्योंकि नेटिजन्स अभी भी लगातार सरकार को लताड़ रहे हैं इसके लिए कि आप तो भाई अंकल बन रहे सोसाइटी। भाई इस ये संयोग से इस यूसीसी का जो इमीडिएट इम्पैक्ट होने वाला है ना, वो ऐसे लोगों पर हो रहा है जो आज के समय में सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव है, हाँ। और जिस पर हमारा देश गर्व करता है, जिसे हम युवा भारत कहते हैं, सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर। मुझ पर असर क्या होने, शादी के 15 साल हो गए, मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, है ना? सही कहा। तो और पिछले जनरेशन पर नहीं असर पड़ने वाला है, तो उस पर जनरेशन असर पड़ने वाला है जो आजकल एकदम क्रांति का झंडा बिल्कुल बजा रहा है, हैशटैग बायकॉट चल जाता है। हाँ, तो वो उन पर असर पड़ने वाला है। तो अब सोच लो कि या तो आप जो अपने मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतना आसान नहीं होगा मुझे लगता है कि, और इसीलिए बाकी जगहों पे आएगा तो उस तरह की बातें होंगी। और एक चीज और ना कि जब शुरुआत होगी, मैंने कहा कि लोग अभी अलाउड नहीं था, लोग करते थे, रहते थे, रजिस्ट्रेशन जब कंपलसरी कर दिया गया, वो करेज जुटा नहीं पाएंगे लोग, और पता चला कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, लेकिन अफेयर हो गया है, रहना साथ में है, और जो साथ में जब अफेयर हो गया, साथ में रहना है, उन्होंने कानून को दगा दे करके, तो जैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, जैसे उनको पेनाल्टी लग गई, तो फिर बाइकआउट और शुरू हो जाएगा, फिर देखना कैसे विरोध हो रहा है। तो ठीक है सर, लिविंग रिलेशनशिप पे तो बात कर ली। एक मेरा और छोटा सा सवाल था, वो था शादी वगैरह को लेके, कस्टम रिलीजियस को लेके। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है गवर्नमेंट के हवाले से कि नो टेम्परिंग विद द कस्टम्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। अब मेरे जहन में भी जब मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा था और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। आपने मुझे समझाया कि कस्टम और कोड क्या होता है, वही लोग कस्टम और कोड में फर्क नहीं समझ पा रहे। अगर आप कस्टम्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये सीईए का स्वरूप नहीं हुआ। मतलब सीईए मतलब सबके लिए शादी विवाह को लेके एक कानून हो, लेकिन यूसीसी, हाँ यूसीसी मतलब शादी ब्याह के लिए एक कानून हो, डाइवोर्स के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए एक यूनिफॉर्म कानून हो। लेकिन अगर आप कस्टम्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब मान लीजिए हिंदू धर्म के कुछ अलग कस्टम्स होंगे, मुसलमान धर्म के कुछ अलग कस्टम्स होंगे। मैंने सर को एग्जांपल भी दिया था, मैंने बोला था कि सपोज कीजिए कि अगर राजस्थान में चाइल्ड मैरिज है जो कि हिंदू कस्टम्स में वो आता है, अगर आप उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर वो बैन नहीं होता, तो एक सिचुएशन देके मैंने सर से पूछा कि अगर वो बैन नहीं होता और अगर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करते तो किस एंगल से यूसीसी होता, खासकर में शादी विवाह को लेके। सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसे क्लियरिफाई करेंगे, कस्टम्स कोड्स में क्या आप मतलब मैं समझ गया कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के कस्टम में जो उनकी प्रथाएं हैं उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा जी, तो अगर ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो फिर यूसीसी होने का मतलब क्या है? बस आप ऐसे समझिए कि जहां पर भी जिस धर्म संप्रदाय में पर्सनल लॉ है या कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये कानून उनके लिए है। अब ये लॉ क्या है, मैंने बताया, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और वसीयत विरासत। जी ठीक है, ये कहीं से भी ये कस्टम को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये कस्टम इसमें शामिल है। जैसे मान लीजिए कि मैरिज की बात कर लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, शादियां सबकी होती हैं, 7 फेरे, सप्तपदी, सब। लेकिन शादी में जो कस्टम होता है, बहुत जगह आप देखोगे कि जैसे मसलन बिहार में बहुत जगह होता है कि लड़की एक ही कपड़ा पहन करके शादी होती है उसकी। जी आप बहुत देखो, कहीं घोड़ी पे बैठ के लड़का जाता है, कहीं पालकी पे बैठ के जाता है, कहीं कार पे बैठ के जाता है, फिर मतलब अलग अलग तरह का अलग ये कस्टम्स है जी, रीति रिवाज, ये रीति रिवाज है। इस पर कोई असर, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इनफैक्ट किसी में बात कर रहा था, उन्होंने एक लाइन में उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही थी और मुझे ये बात पसंद आई कि शादी जुड़ाव है जो, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय का मसला हो, ये सब कस्टम से डिसाइड होता है जी। जो विलगाव होता है वो कानून से होता है, समझ, ठीक है, कानून से विलगाव होता है। तो वहां पर कानून, तो जहां पर कोडिफाइड नहीं है वो चीजें,
या तो उसे कोडिफाई किया जाए और उसको ऐसे समझिए कि जहां भी पर्सनल लॉ है जी, पर्सनल लॉ एबॉलिश होंगे, एक लॉ एक कानून सब पर लागू होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात कि आपने कहा कि बाल विवाह एबॉलिश हो चुका है, एबॉलिश हो चुका है। यहां पर इस्लाम में मुस्लिमों के बीच में क्या होता है कि शादी की, जैसे एक होता है कि प्यूबर्टी आने के बाद शादी के लिए योग्यता आ जाती है, करते हैं, जी, उसको रोक दिया। शादी की उम्र जैसे निर्धारित कर दी गई कि 21, 18 और 21 होगा, तो वो होगा उसमें कहीं से, तो उसको उन्होंने इस तरह से, और उसको आप कस्टम कहेंगे या नहीं कहेंगे, आप इसका अगर एक बात और से समझिए कि मैं हमेशा से इसको, कि जब कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, जब समझ में आए, तो आप समझिए कि उससे किसी का फंडामेंटल राइट असर करता है क्या। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर उसको संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए, फिर आपकी सारी आपके मन में सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कस्टम में असर नहीं पड़ेगा। जैसे हिंदू में जो कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो नल एंड वाइड होती है, पहले ही होती हैं, सगोत्री, सपिंडी, इस तरह के विवाह के लिए उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें यहाँ पर भी यूसीसी में बना दिया कि यहाँ नहीं होगा। मसलन कुछ धर्म में कुछ ऐसे शादियां निकट संबंधियों में हो जाते हैं, उसको हटा दिया गया, उसको वो मना करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें मतलब ये यूसीसी के जो नॉर्म्स हैं या फिर जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन है उसको कहीं काटता है। मतलब बेसिकली जिस बात पे डिबेट चल रही है अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा, सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप, उसके बारे में हमने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों हैं, अमन अहमद ना बन जाए, कोई छोड़ के ना चला जाए, किसी पे धोखाधड़ी वाला केस ना हो जाए, इन सब को लेके, इन सबको सोचने के बाद सरकार ने इस कानून को बनाया। ऑब्वियसली सर ने बताया कि जब कोई कानून आता है, जब कोई रेगुलेशन आता है, तो अपने साथ साथ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी लेके आता है। अभी तो पहला स्टेप है, मध्य प्रदेश गुजरात बाकी है, देखते हैं वहां का जो ड्राफ्ट आता है वो क्या कहता है, और जब ओवरऑल इंडिया पे या फिर जब केंद्र सरकार इसके बारे में बात करेगी तब इसके बारे में और खुल के चर्चा होगी। नमस्कार।